नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम में लाभार्थियों के साथ की चर्चा। कहा, मुद्रा योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है महिला उद्यमियों को। पीएम स्वनिधि योजना के दायरे का विस्तार हो सकता है। आईटी हार्डवेयर पीएलआई के दूसरे चरण के लिए 27 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। 2 लाख लोगों को मिल सकता है रोजगार। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने 48,000 करोड़ रुपए के निवेश का किया ऐलान। ओपन एआई से निकाले गए सैम अल्टमैन को कंपनी में वापस लाने की कोशिशें तेज। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सैम अपनी नई एआई फर्म टिग्रिस के लिए यूएई से निवेश उठाने की कोशिश कर रहे थे। और इस हफ्ते शेयर बाजार में 6 कंपनियों के आईपीओज आएंगे। बाजार से करीब 7300 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश। टाटा टेक्नोलॉजी और इरेडा पर निवेशकों की नजर। आज सपाट कारोबार करते नजर आए सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइंस आपकी स्क्रीन पर जहां हमारी नजर रहेगी। और आज आईपीओज पर हम खास चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीएलआई जो कि हार्डवेयर में अनाउंस किया गया, उसको किस तरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, उस पर भी अपने मेहमानों के साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं दुनिया की जो ओपन एआई कंपनी है। अचानक उसका चेहरा माने जाने वाले सैम अल्टमैन को बीते हफ्ते सैक कर दिया। बोर्ड के द्वारा उनको सैक कर दिया गया और चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी को अब सैम अल्टमैन की वापसी के रूप में अब कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। पहले बोर्ड ने उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते उन्हें हटा दिया था। अब बोर्ड अल्टमैन से कंपनी के सीईओ के रूप में वापसी के लिए बात करने की कोशिश कर रहा है। ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स और द वर्ज सहित कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बारे में जानकारी सामने आई है। वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई के कई एम्प्लॉइज ने को फाउंडर सैम अल्टमैन की वापसी के लिए बोर्ड को भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 5 बजे एक समय सीमा दी थी। इसमें इस्तीफा देने की धमकी दी गई थी। अब ये समय सीमा बीत गई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा है कि अल्टमैन कंपनी छोड़ते हैं तो नई कंपनी वो शुरू कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे एम्प्लॉइज़ उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। अल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे ओपन एआई की टीम बहुत पसंद है, जिसे को फाउंडर ग्रेग वॉकमैन और मीरा मुराती ने लाइक किया है। आपको बताएं कि मीरा मुराती को कंपनी ने अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी टिग्रिस में निवेश उठाने की कोशिश कर रहे थे। बोर्ड के साथ उनका कन्वर्सेशन कैंडिड नहीं था और इसकी वजह से उनको फायर कर दिया गया था। लेकिन अब उनकी कोशिशें ये की जा रही हैं कि उनको वापस ले आया जाए। बड़ा दिलचस्प हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट भी चाहता है कि बोर्ड में उसकी एक सीट पक्की हो जाए। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल रविवार को केंद्र की प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को प्राथमिकता देने की बात की। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीतारमण ने पीएम स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मंजूरी पत्र यानी सैंक्शन लेटर्स दिए। वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं के अधिकारियों को जो फुटपाथ पर बिक्री करने वाले उनकी पहचान करनी चाहिए और योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम पीएम स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त घटक है। इसमें योजना के पात्र लाभार्थियों और उसके परिवार के सदस्यों को समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार की 8 योजनाओं तक पहुंच मुहैया कराई जाती है। और आज हफ्ते के कारोबार की शुरुआत कैसे हुई आपको बताते हैं। गिफ्ट निफ्टी से संकेत मिलना शुरू हो गए थे। गिरावट के 24 अंक की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी आज सुबह कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। 19,795 का स्तर। लेकिन फिलहाल अगर हम बाजार की बात करें तो वो बिल्कुल सपाट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हफ्ते की ये शुरुआत सपाट क्यों हुई उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सेंसेक्स केवल 7 अंक नीचे 65,787 पर खुला। और निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में भी बिल्कुल सपाट कारोबार नजर आया। 19,732 का स्तर जो कि शुक्रवार का स्तर था। इस वक्त भी देखें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। जहां पर निवेशकों की निगाह है या जो शेयर्स इस वक्त कारोबार कर रहे हैं फायदे के साथ, उन पर अब निगाह डालते हैं। आज के टॉप गेनर्स आपको दिखाते हैं।
आज के टॉप गेनर्स में कोल इंडिया, डिवाइस लैब, अपोलो हॉस्पिटल्स, HCL टेक और हिंडाल्को जैसे शेयर्स शामिल हैं। वहीं अगर हम नेगेटिव वाइज के साथ जो कारोबार कर रहे हैं शेयर्स उनकी बात करें तो उसमें एक्सिस बैंक, M&A, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा शामिल है। जो अमेरिकी बाजार है उसमें डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी सपाट कारोबार कर रहा है, S&P और नैस्डैक भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वायदा कारोबार अमेरिकी बाजार आपकी स्क्रीन पर। यूरोपीय बाजारों की बात करें वहाँ देख लेते हैं वहाँ पर कैसा रुख रहा। शुक्रवार की बंदी के बाद उससे पहले आपको एशियन मार्केट्स दिखाते हैं। जापान में गिरावट, निकी में, हैंगशैंग में 180 अंकों की बढ़त 17,634 का स्तर दिखाई दिया और कॉस्पी, कोरिया का कॉस्पी करीब 20 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार और भारत में इस वक्त सपाट कारोबार करता हुआ जो बाजार है वो नज़र आ रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें 81 डॉलर से थोड़ा सा ऊपर कारोबार करता हुआ। बीते हफ्ते आपने देखा था कि जो कच्चा तेल है उसमें गिरावट नज़र आई थी और अमेरिका में तो 73 का स्तर हमने देखा क्रूड ऑयल के, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा था उसकी वजह से। बाज़ारों की हलचल पर आज हमारे एक्सपर्ट की राय डॉक्टर रवि सिंह जो कि फाउंडर हैं DRS फिनवेस्ट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह बहुत धन्यवाद। आवाज़ मिल रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो ये हफ्ते के पहले दिन ये बाजार में कंफ्यूजन क्यों है? सपाट कारोबार क्या दिखाता है? देखिए आज क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, थोड़ी सी पोजीशंस जो है वो यहाँ पर एक्युमुलेट होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो अमेरिकी बाजार है उनसे संकेत बहुत अच्छे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी इंडिया के अगर फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते निफ्टी जो है वो 19,900 से 20,000 के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल जो सुस्ती है वो शायद सेकंड हाफ में थोड़ी सी करवट लेती हुई नजर आएगी और थोड़ा सा तेजी यहाँ पर बन सकती है। डॉक्टर रवि, इस हफ्ते सभी लोग बात जो कर रहे हैं वो है IPOs की और सबसे ज्यादा जो बज है बाजार में वो टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के है। उस पर आप लोगों की क्या राय बन रही है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, IPO बाजार में सबसे बड़ी बात है टाटा टेक्नोलॉजी की। आपने बात करें तो 21 साल बाद टाटा ग्रुप कोई ऐसा IPO लेकर आ रहा है और इस IPO के माध्यम से वो 3,042 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा करेंगे और IPO जो है वो अगर देखते हैं प्राइस बैंड जो है वो 475 से 500 रुपए के पर शेयर का है। अब इन्वेस्टर के हिसाब से देखते हैं तो रिटेलर इसमें 15,000 रुपए मिनिमम निवेश करके स्टॉक ले सकता है। मैक्सिमम देखते हैं तो आपको 1,95,000 और HNI और अदर्स देखते हैं तो वो 10 लाख के आसपास। तो अब हो क्या रहा है कि क्योंकि 21 साल बाद टाटा ग्रुप ऐसा IPO लेकर आ रहा है, कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से इसमें 70% प्रीमियम अभी से दिखाई दे रहा है और लोगों का रुझान IPO मार्केट की तरफ बहुत तेजी से बदला है। टाटा टेक्नोलॉजीज इस समय अच्छे फंडामेंटल के साथ चल रहा है और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इसकी जो शेयर लिस्टिंग होगी वो करीब 800 से 850 के आसपास तक हो सकती है। हालांकि अभी ओपन नहीं हुआ और लोगों का, रिटेलर का, HNIs का, एंकर इन्वेस्टर का, सभी का जो है वो रुझान इसकी तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी जो दूसरा IPOs हैं डॉक्टर रवि, उन पर अगर निगाह है, मिसाल के तौर पर इरेडा की बात करें वहाँ पर क्या रुख बन रहा है और जो दूसरे शेयर्स हैं IPOs के लिहाज से क्या वहाँ पर पोजीशनिंग बनती हुई दिखाई दे रही है? मान लीजिए बहुत सारे लोगों को टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स नहीं मिल पाएंगे। देखिए कई IPO हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, आस्क ऑटो, प्रोटीन हीट टेक्नोलॉजी, ये कई ऐसे शेयर रहे हैं जो कि काफी जो IPO आ रहे हैं काफी अट्रैक्शन दे रहे हैं और इस समय IPO मार्केट पे जो हलचल है और जिस हिसाब से यहाँ पर आपने अभी इरेडा की बात की तो देखिए फंडामेंटल इसकी भी काफी स्ट्रांग है और ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक को इसमें एक चीज का बस ध्यान रखें कि जब भी आप अप्लाई करें तो जो प्राइस बैंड होता है उसको ध्यान रखें और हायर प्राइस के लिए अप्लाई करें तो आपके चांसेस यहाँ पर मिलने के बढ़ जाते हैं। अगर आप लोअर बैंड के लिए करते हैं तो वहां पर आपको चांसेस बहुत कम होते हैं। आप पैसा लगाते तो जरूर है लेकिन मिलता नहीं है। अब जहां तक इरेडा की बात करें इसके फंडामेंटल भी यहाँ पर काफी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी प्रीमियम जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है। जहां तक प्रीमियम की बात करें तो अभी 7 से 8 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी निवेश किया जा सकता है।
डॉक्टर भी चलते चलते ये समझाइए कि जो अर्निंग्स है वो अब धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब कौन से फैक्टर्स होंगे जो बाजार में आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और लॉन्ग टर्म निवेशक कहाँ पर ध्यान रखें? जी, बहुत अच्छी बात अजय जी आपने पूछी है, क्योंकि इस समय इन्वेस्टर काफी कंफ्यूज हैं कि उनको बाय करें स्टॉक्स को या फिर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करें। देखिए, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। एक तो फेड ने यहाँ पर जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को संकेत दिए हैं, वो अब आगे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे। लिक्विडिटी के लिए देखा जाए तो थोड़ी सी लिक्विडिटी इससे बढ़ सकती है, तो यहाँ पर थोड़े से इक्विटी के फंडामेंटल चेंज होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो जब तक अभी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है तब तक अप एंड डाउन्स का मोमेंटम यहां पर रहेगा, लेकिन अगर इसमें कोई ईज ऑफ और देखने को मिलता है, वैसे तो देखा जाए तो काफी हद तक ईज ऑफ हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर ये सेंटिमेंट काफी काम करेंगे। अब सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप मूवमेंट ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जहां तक सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये 3 ऐसे काउंटर हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, और लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रैटेजी पोजीशन बनाकर रखें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी तरफ है कि अगर पीएसयू स्टॉक्स को आप ज्यादा फोकस देते हैं या ज्यादा वेटेज अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आगे आने वाले 8 से 12 महीने में वो आपको एक अग्रेसिव रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, फाउंडर डीआरएस फिनवेस्ट इकोनॉमी टुडे में अपनी राय रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज का फोकस पीएलआई हार्डवेयर क्यों है पसंद निवेशकों की, समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। लेकिन इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर वार्ता की है और जो सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हैं उनकी राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की है, जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने पूरी जो उनको बचाव कार्य में मदद दी जाएगी उसका भरोसा दिलाया और साथ ही साथ ये कहा कि उनका मनोबल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं कि सिलक्यारा सुरंग में दिवाली के बाद से ही जो मज़दूरों को निकालने का काम है वो लगातार जारी है। जो सुरंग है उसको 4 इंच से बढ़ा करके 6 इंच के जो उनका पैसेज है वो करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही जो मज़दूर हैं उनको निकाल लिया जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि संपूर्ण प्रशासन इस पर अपनी नज़र बनाए हुए है और लगातार कोशिश की जा रही है। केंद्र और राज्य दोनों ने ही भरपूर मदद का आश्वासन दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोनॉमी टुडे में आज का फोकस पीएलआई हार्डवेयर। और बीते हफ्ते एक बड़ी खबर आई मेक इन इंडिया के लिहाज से, आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आईटी हार्डवेयर के क्षेत्र में पीएलआई स्कीम 2.0 के तहत 27 कंपनियों ने आवेदन किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा मिलेगा और आईटी हार्डवेयर में लैपटॉप्स, टैबलेट्स और सर्वर्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। I am very happy that the industry is moving at the pace at which our Prime Minister Modi ji wants the country to move. These 27 applications will lead to about investment of 3,000 crore rupees, additional production of about 3,50,000 crore, and direct employment of about 50,000, indirect employment of about 1,50,000. और एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये
जो हार्डवेयर कंपनियां हैं भारत उसकी अब पहली पसंद बनता जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वरुण मनवानी, जो कि एमडी हैं सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। किस तरह से आप देखते हैं PLI 2.0 को और कंपनियों का रुझान IT हार्डवेयर को लेकर के इतना क्यों नजर आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज के कार्यक्रम पे शामिल करने के लिए। पहली बात तो मैं भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने इस PLI 1.0 से PLI 2.0 का जो हम सब लोगों ने जर्नी तय किया है, इसमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से डिस्कशन करके, स्टेक होल्डर से डिस्कशन करके उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया है। एंड ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहां इंडस्ट्री कह सके कि कोई कमी रह गई है। दूसरी बात, जो इस समय इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। अगर हम देखें कि इस PLI 2.0 में जितने भी लोग शामिल हैं वो बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सो सबको शामिल किया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि भी सबको मौका मिल रहा है, चाहे वो छोटे कंपनी है या बड़े कंपनी है। ज़्यादातर छोटी कंपनियों को एक कंप्लेंट रहती है कि वो छूट जाते हैं, लेकिन इस समय सबको शामिल किया गया है, बड़े ब्रांड, छोटे ब्रांड, और ये बहुत खुशी की बात है। वरुण, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत को एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है। ऐसा क्या बदला है इकोसिस्टम में कि अब हम हार्डवेयर की तरफ फोकस कर रहे हैं और अब हम मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत के तहत हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दे रहे हैं, और कितना कॉन्फिडेंट है हम कि हम उसमें इस तरह का सेल्फ रिलायंस प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इससे पहले भी हार्डवेयर में भारत ने कोशिशें की, लेकिन भारत को मौका नहीं मिला, या भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मौका नहीं मिला। और ये जो अब मौका हमें मिल रहा है, ये इस पे हम जितने भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं हम जरूर खैर उतरेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक समय आ गया है, आप देख रहे हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, एक समय आ गया है जहां इंडियन IT हार्डवेयर कंपनीज या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने एक स्केल रीच कर लिया है, जिससे वो चाहे चीन हो या कोई भी और देश हो, हम कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी, सर्विस लेवल सब कुछ मीट कर सकते हैं। तो आज ऐसी कोई कमी नहीं रह गई है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इंडियन इंजीनियरिंग टैलेंट को, इंडियन यूथ को, जो इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। एंड जो दूसरा पॉइंट है कि जो इंडिया में कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है थ्रू द मिडिल क्लास, उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट इतना ग्रो कर रहा है कि कोई इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रहा है वो नॉट ओनली फॉर इंडिया आ रहा है, बट फॉर एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड भी आ रहा है। आपने सही कहा कि इंडियन टैलेंट को और साथ ही साथ जो इंडियन मार्केट है, इतना बड़ा जो कंज्यूमर बेस है, इसको इग्नोर करना किसी भी बड़ी इकॉनमी के लिए, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन क्या आगे जाते हुए MSMEs का आपने जिक्र किया, इतने बड़े पैमाने पर ये रोजगार आएंगे कहाँ से? कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर युवाओं को समझने की ज़रूरत है कि उनको वो स्किल्स एक्वायर करनी होंगी जिससे उनको फ्यूचर में जॉब मिलने में आसानी होगी? ये एक नया सनराइज सेक्टर दिख रहा है वरुण। देखिए, ये पूरा IT हार्डवेयर सेक्टर ही बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जब मैन्युफैक्चरिंग आएगा तो ऑब्वियसली इसमें नौकरियां बहुत ज्यादा आएंगी। 2 लाख जॉब्स की बात की गई है, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगले 5-7 साल के अंदर ये कम से कम दुगुना या तिगुना हो सकता है। और होता क्या है कि इसके साथ
साथ जो इसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो भी साथ साथ ग्रो करती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लैपटॉप्स, टैबलेट्स, सर्वर्स की बात करें, इसके अंदर बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं जो इसके एक्सेसरीज हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं, DDR मॉड्यूल्स होते हैं। सो इन सब की भी मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे इंडिया में ज्यादा बढ़ेगी और इससे नौकरियां मिलेंगी। सर्वर्स की बात भी की जा रही है। हम देख रहे हैं कि पूरे सेमीकंडक्टर जी अरुण मैं ये समझ रहा था कि जो एडिशनली देख रहे हैं कि बहुत सारी जी मैं सवाल कर लूं। सवाल मेरा ये था कि डेटा लोकलाइजेशन को देखते हुए सर्वर्स जो बनाए जा रहे हैं वो अब हम देश में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कहता है और क्या इससे ज़्यादा और सुरक्षित रह पाएगा हमारा डेटा या हमारा जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, चाहे हार्डवेयर साइड में या सॉफ्टवेयर साइड में? देखिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल से भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और उसमें से एक ये कदम है कि भी सर्वर्स भी इस देश में बनेंगे और सर्वर्स की जो हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इसी देश में होगी। इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सर्वर्स की इस देश में होगी उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगेंगे वो भी इसी देश में मैन्युफैक्चर होंगे। एंड वही जो मैं कहना चाह रहा था कि ये सब कराया जा रहा है कि ओवरऑल सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी इस देश में कहीं ना कहीं आगे आएगी। और हमारी एक और कंपनी है सहस्रा सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग कर भी रही है सेमीकंडक्टर का। हमने काम चालू किया 2-3 साल पहले। तो इसी के द्वारा धीरे धीरे ये पूरा इकोसिस्टम बनता जाएगा और वो दिन आएगा जरूर अगले 5 से 7 साल में जहां सेमीकंडक्टर भी जो सर्वर में लगेंगे वो भी इसी देश में पैकेज होंगे और उसके बाद उनकी फैब्रिकेशन भी इसी देश में होगी। ये पूरा इकोसिस्टम बनने में थोड़ा समय लगता है लेकिन धीरे धीरे ये जरूर हो जाए। वरुण बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपके एक्सपेंशन प्लान्स, आपके इन्वेस्टमेंट और अलग जो आपके फ्यूचर प्लान्स इस पर बात करता, लेकिन फिर कभी आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बाजार जगत की या कारोबार जगत की और भी खबरों पर हम निगाह डालेंगे। आप देख रहे हैं इकोनॉमी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब कारोबार जगत की दूसरी खबरों पर निगाह डालते हैं। न्यू फंड ऑफरिंग यानी NFO के माध्यम से म्यूचुअल फंड की वसूली चालू वित्त वर्ष के जुलाई-सितंबर के दौरान पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़कर के 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इस अवधि के दौरान 48 नए फंड्स बाजार में लॉन्च हुए। आने वाले समय में बाजार में और फंड्स आने की उम्मीद है। अदानी ग्रुप द्वारा शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के आरोपों पर अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने में कथित रूप से समय सीमा का उल्लंघन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि सेबी की दी हुई समय सीमा के बावजूद वो अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और अब अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाया है। गौरतलब है कि 17 मई 2023 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपने जुर्माना ढांचे की पूरी समीक्षा कर सकता है। इसमें जुर्माना राशि को बढ़ाने, विनियमित इकाइयों और खासतौर पर प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं के आकार से इसे जोड़ने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही नियमों का बार-बार उल्लंघन और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रबंधन स्तर के प्रमुख अधिकारियों से भुगतान वापस लेने जैसे उपाय किए जा सकते हैं। वैश्विक कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत 2024 तक चावल निर्यात को प्रतिबंध जारी रख सकता है। ये कदम 2008 के खाद्य संकट के बाद मुख्य अनाज को उसके उच्चतम मूल्य स्तर के करीब रखने की संभावना है। इस्पात निर्माता सेल के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश का कहना है कि कंपनी पहले चरण में 15 मीट्रिक टन क्षमता विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कंपनी की इस्पात बनाने की क्षमता लगभग 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जिससे 35 मिलियन टन बढ़ाने की योजना है।
इस हफ्ते टाटा टेक्नोलॉजीज और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा समेत 5 कंपनियों के जरिए बाजार से 7,300 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। आईपीओ लाने वाली इन कंपनियों में टाटा टेक्नोलॉजीज के अलावा इरेडा के अलावा फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज और गांधार रॉयल रिफाइनरी इंडिया शामिल है। बीते 17 नवंबर को नहाय खाय से शुरू होकर के आज तक चलने वाले 4 दिनों के छठ पूजा महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने खूब खरीदारी की। एक अनुमान के मुताबिक छठ पूजा के अवसर पर विभिन्न राज्यों के रिटेल बाजारों से करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने छठ पूजा के बिक्री आंकड़े जारी करते हुए कहा कि यह पर्व बिहार और झारखंड के अलावा कई राज्यों में अब जोर शोर से मनाया जाने लगा है। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार से आम जनता के लिए खुल गया है। इस साल मेले का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। इसमें व्यापार के क्षेत्र में आपसी सहयोग और संपर्क के महत्व पर बल दिया गया है। मेले में 13 देशों के प्रतिनिधि अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।